सभी साथियों को नमस्ते। आप सभी का इस ई लर्निंग वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम परिवार नियोजन में परामर्श के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले परामर्श की परिभाषा जानना जरूरी है। परामर्श एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता लाभार्थी के साथ मिलकर उसकी समस्याओं को हल करने में लाभार्थी की मदद करता है। इसका अर्थ ये हुआ, किसी को एक बार सलाह देना परामर्श नहीं है। परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता लाभार्थी की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझकर उसे सुलझाने के लिए विभिन्न विकल्प देते हैं। परामर्शदाता व लाभार्थी के बीच आपसी बातचीत से एक सहज वातावरण बनता है जिसमें लाभार्थी अपने लिए सही विकल्प चुनकर अपने व्यवहार को बदलने में सक्षम होता है। आप सभी सहमत होंगे कि परिवार नियोजन के संदर्भ में परामर्श की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। सही समय पर परामर्श न मिलने की वजह से कितनी महिलाओं को अनचाहा गर्भ ठहर जाता है। परिवार नियोजन के लिए परामर्श देने से लाभार्थी के अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं। जैसे लाभार्थी का अधिकार है कि उसे सभी उपलब्ध साधनों के बारे में पूरी और सही जानकारी दी जाए। लाभार्थी का यह भी अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से परिवार नियोजन के साधन को चुने और परामर्श के दौरान लाभार्थी के आत्मसम्मान को महत्व दिया जाए। साथ ही परामर्श के द्वारा हम साधनों से संबंधित फैली हुई भ्रांतियों को सही जानकारी देकर दूर कर सकते हैं। परामर्श के दौरान आपसी बातचीत द्वारा लाभार्थी के मन की शंकाओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। तीसरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परामर्श के द्वारा परिवार नियोजन सेवाओं की स्वीकार्यता बढ़ती है, जिससे परिवार नियोजन की अनमेट नीड को कम किया जा सकता है। परामर्श लाभार्थी द्वारा अपनाए गए साधन के प्रति उसकी संतुष्टि के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जब वह संतुष्ट होगा तभी साधन का लगातार प्रयोग करेगा, जब तक उसे बच्चा नहीं चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जरूरत होने के बावजूद भी लोग गर्भ निरोधक साधन क्यों नहीं अपनाते हैं। सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार नियोजन के सभी साधन, चाहे अंतराल के लिए हों या सीमित परिवार के लिए, निःशुल्क उपलब्ध हैं। पर कुछ बाधाओं की वजह से आवश्यकता होने पर भी लोग अपना नहीं पाते। इसका मुख्य कारण सही परामर्श का अभाव है। परिवार नियोजन को अपनाने में आने वाली बाधाओं को हम 3 स्तरों पर देख सकते हैं। पहला फैसिलिटी स्तर पर, दूसरा समुदाय के स्तर पर और तीसरा व्यक्तिगत स्तर पर। अगर फैसिलिटी स्तर पर देखें तो स्वास्थ्य प्रदाता का व्यवहार, चयनित साधन की आपूर्ति न होना, जानकारी का अभाव, परामर्श के दौरान प्राइवेसी न होना या स्वास्थ्य केंद्र दूर होना आदि बाधाएं हो सकती हैं, जो कि किसी लाभार्थी को चाहते हुए भी सेवा न लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं। इसी तरह से सामुदायिक स्तर पर परिवार नियोजन के साधनों से संबंधित भ्रांतियां, निर्णय में पुरुष का प्रभुत्व, जेंडर भेदभाव और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रत्येक योग्य दंपति तक पहुंच का न होना आदि कुछ ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो परिवार नियोजन की सेवा लेने में बाधक हैं। और तीसरा है व्यक्तिगत स्तर, जिसमें परिवार में पुरुष के निर्णय को वरीयता, लड़के की चाह, महिलाओं में आत्मसम्मान का निम्न स्तर व परिवार के बुजुर्गों का प्रभुत्व आदि कारक हैं। परामर्श देते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे परामर्श के सिद्धांत। परिवार नियोजन परामर्श देते समय महत्वपूर्ण है एकांतता या प्राइवेसी, यानी जहां परामर्श दें वहां भीड़ न हो, लाभार्थी बेझिझक अपनी बात बता सके। परामर्श के दौरान गोपनीयता बहुत जरूरी है। लाभार्थी को आश्वस्त करें कि उसके द्वारा दी गई जानकारी को
गोपनीय रखा जाएगा, यानी किसी अन्य व्यक्ति तक उसके द्वारा बताई गई बातें नहीं पहुंचेंगी। परामर्शदाता का अनिर्णायक व्यवहार। याद रखना है कि परामर्श देते समय लाभार्थी की स्थिति को देखते हुए पहले से ही निर्णय नहीं बनाना है। उसकी पूरी बात समझकर तब जो उसके लिए सही हो वही बताना है। बहुत ज़रूरी है परामर्श देते समय सरल और स्थानीय भाषा का प्रयोग। परामर्शदाता परिवार नियोजन से संबंधित परामर्श देते समय या साधन के बारे में बताते समय गर्भ निरोधक सामग्री को दिखाकर, चित्रों के माध्यम से या प्रजनन अंगों के मॉडल द्वारा लाभार्थी को सरलता से समझा सकते हैं। इसके अलावा मुख्य संदेश का संक्षिप्त होना, क्लाइंट को प्रश्न पूछने या अपनी शंकाओं को बताने के लिए प्रोत्साहित करना भी परामर्श के मुख्य सिद्धांत हैं। एक प्रभावशाली परामर्शदाता हम उसे कह सकते हैं जो लाभार्थियों की बात को ध्यान से सुने, उनके अधिकारों को समझे, उनको व उनकी बातों को सम्मान दे, उनका विश्वास प्राप्त करे, अपनी सीमाओं को समझे, यानी उतनी ही जानकारी दे जो उसे सही तरह से मालूम है। जानकारी न होने पर दूसरों की सहायता लें और अंत में अनिर्णायक दृष्टिकोण अपनाएं। ध्यान रखें, परामर्शदाता समस्या को सुलझाने के लिए विकल्प देते हैं, न कि निर्णय सुनाते हैं। निर्णय लेने का अधिकार लाभार्थी का है। परामर्श को समझने के साथ साथ हमें ये भी समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन या संचार क्या है। संचार का अर्थ है अपनी बात या संदेश को दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुंचाना। संचार दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है और ज्यादा व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। मुख्यतः संचार को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक अशाब्दिक संचार और दूसरा शाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार से मतलब है शारीरिक हाव भाव, जैसे आई टू आई कांटेक्ट, मुस्कुराना, सहमत होने पर सिर हिलाना इत्यादि। शाब्दिक संचार से तात्पर्य है शब्दों का प्रयोग जो बोलकर या लिखकर किया जाता है। परामर्श में दोनों तरह के संचार का महत्व है। परामर्श देते समय दोनों तरह के संचार में सामंजस्य अति आवश्यक है, यानी बोलने के साथ साथ शारीरिक हाव भाव। आपसी बातचीत या अंतर्वैयक्तिक संचार के मुख्य 5 कौशल होते हैं, जिसे परामर्शदाता को परामर्श सत्र के दौरान प्रयोग करना होता है। एक्टिव लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग यानी एम्पैथी और समराइजिंग। इन कौशल को समझने के लिए आइए एक छोटा सा रोल प्ले देखते हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते शीला, कैसी हो? बढ़िया है दीदी। हाँ बेटा, बैठो बैठो। हाँ दीदी, क्या बताएं? क्या हाल है? तुम्हारी बिटिया छोटी थी ना, एक पिछले हाँ साल। दीदी, पिछले साल ही तो हुई थी, अभी 1 साल की हुई है बस। और कहा बताए, इतनी कमजोरी रहती है, इतनी चक्कर आते हैं, बहुत कमजोरी है। कमजोरी रहती है। हाँ दीदी। तो अच्छा, तो तुम्हारी जो छोटी बिटिया है, नाम क्या है उसका? राधा। राधा। हाँ दीदी। अच्छा, तो चलो, राधा अच्छी है? अच्छी है। हाँ दीदी, दूध पीती है, सब अच्छी है, बहुत शैतानी करती है। वहाँ में बहुत कमजोरी है। और हम आपको पता है कि हम अपनी सास और अपनी जेठानी को बता के नहीं आए हैं, हम आशा दीदी के साथ आए हैं आपसे मिलने। बहुत अच्छा। पता चल जाता तो ध्यान ना देती। शीला, तुम परेशान मत हो, हम लोग के बीच में जो बात होगी वो किसी तक कहीं भी नहीं जाएगी। ना तुम्हारी सास को पता चलेगा और ना तुम्हारी जेठानी को। हाँ दीदी, बिल्कुल मत बताना। हम आपके पास इसलिए आए हैं, बहुत अच्छा किया। हमें बहुत परेशान कर रही है। आपको तो पता है दीदी, हमें 2 बच्चे हुए थे। हाँ। तो दोनों हमारी लड़कियां हुई। हाँ। हमसे कहती है कि आप बच्चा कर लो जल्दी से, ताकि लड़का हो जाए। लड़का चाहती है। हाँ दीदी, हम बहुत परेशान है, हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए।
पता नहीं क्या हमारे पति को पट्टी पड़ा दी उन्होंने। बहुत अच्छा। तो शीला, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम ये जानती हो। पिछली बार में हमने जब राधा हुई थी ना, तो हमने तुम्हें बताया था कि भाई देखो, 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए, बताया था। इसीलिए ताकि तुम जो कमजोरी आती है, जो सुस्ती हो रही है, जो थकान होती है, वो कम हो जाए। बच्चे को दूध भी पिला रही हो तुम, है ना? और तुम अपना खाने का ध्यान रख रही हो कि नहीं रख रही? ध्यान रखते हैं, खाने में की कोई दिक्कत नहीं कोई होती। कोई साधन जो है तुम अपना नहीं होती? नहीं दीदी, आप बताई तो थी अभी कुछ, वो ऐसे कुछ बताई थी, वो शादी के वो बच्चा होने के बाद बताई तो थी आप हमें कुछ लगवा। हाँ, हमने कहा था, भाई साथ में मना कर दिया था। अच्छा, कह रही थी ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अब दीदी हम तो छुट्टी आए, अब आप तो हमें ऐसी चीज दे दो तो उन्हें पता न चले। बहुत अच्छी बात है। तो एक तो देखो, तुम अपने आप आई हो, हमको सबसे अच्छी खुशी यही लगी कि तुमने देखो जरूरत तुमने समझी तो तुम हमारे पास आई। हाँ दीदी, आशा तो आई हमें, आशा दीदी हमें। अच्छा, तो आशा कहाँ गई है? वो एक और आई है, उसके बच्चा है पेट में, तो उसको दिखा रहे, तब तक हमने कहा आपसे बात कर रहे। बहुत अच्छे है। किसी तुम्हारा नाम, तुम्हारे पति का नाम क्या है? हमारे संतोष। वो नंबर तुम्हारा? फोन नंबर दीदी, अभी आशा दीदी आती है तो वो दे देगी। वो दे देगी, ठीक है। चलो, तो बहुत अच्छा किया तुम यहाँ पर आई शीला। और हम समझ सकते हैं कि जब तुम्हारी सास या तुम्हारी जेठानी कहती होगी तुमको कैसा लगता होगा। अभी तुम बच्चा चाहती नहीं हो, अब वो लड़का चाहती है। देखो, और तुम तो जानती हो लड़का, आज के जमाने में लड़का और लड़की दोनों ही एक होते हैं, है ना? स्वस्थ रहे, सबसे जरूरी यही है। तो देखो, हम तुम्हें सारी चीजें बता देते हैं कि कौन कौन से। अभी तुम कितने साल तक बच्चा नहीं चाहती हो? दीदी आप तो हमें समझाई थी कि कम से कम 3 साल तक नहीं होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। तो अभी तो 1 साल का बच्चा है। हाँ। तो कम से कम 2-3 साल तक 2-3 साल आप बस अभी नहीं हो, पर पता न चले हमें। पता नहीं चलेगा। हाँ। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसलिए विश्वास रखो कि हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, ठीक है? तो ये देखो, ये कॉन्डोम है जो आदमी के लिए होता है। आदमी तुम्हारा इस्तेमाल करेगा? दीदी हमें नहीं पता करेगा कि नहीं करेगा, ले आएंगे हम फिर कभी। अच्छा, तो देखो, हम तुम्हें सब चीजें दिखाते हैं, है ना? सारी चीजें हमारे पास हैं। ये देखो, इंजेक्शन है जो 3-3 महीने पे लगता है। हाँ, ये आशा बहू दीदी बताई तो थी, आशा दीदी की कुछ आया तो है। हाँ, ये भी लगवा सकती हूँ। ये हर 3 महीने का लगता है, सुरक्षित है। और तुम्हारी सास को भी अगर नहीं चाहोगी तो तुम्हारे घर में भी नहीं पता चलेगा। तो ये क्या हमारी वो एनम भेजी बैठती है, वो लग जाएगा? एनम भेजी मिल जाएगा। बस डॉक्टर को हम तुम्हें ले चलेंगे, डॉक्टर साहब को दिखा देंगे हम तुम्हें, तो वो देख लेंगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस करके हम ये वो लगा देंगे, और उसके लगाने के बाद तुमको फिर 3 महीने में एक बार आना पड़ेगा। अब जैसे आज जैसे 13 तारीख हुई है, तो 3 महीना जोड़ लो और फिर 3 महीने बाद 13 तारीख को। अरे नहीं दीदी, 3 महीने में का अभी के 1 साल के बाद हम आ रहे हैं आपके पास। हाँ, सही कह रही हो तुम। यहाँ पे बच्चा हुआ था, हमने पूरा बताया भी था, तुमने कहा था कि हम बाद में आएंगे, लेकिन तुम आई नहीं। चलो, तो एक ये जो है छाया गोली है। छाया गोली ये भी हफ्ते में जो है वो 1-2 बार शुरू में खानी होती है, और उसके बाद हफ्ते में एक बार, 3 महीने के बाद हफ्ते में ये गोली, ये पत्ता हमें कहाँ मिलेगा? पत्ता तो यहाँ से मिल जाएगा। पैसा तो नहीं लगेगा? पैसा किसी में भी नहीं लगेगा, ना इसमें लगेगा, ना इंजेक्शन में लगेगा, ना तुम्हें जब ये ICD कापाटी गांव में कहते हैं ना, वो भी ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ये भी देखो, अब तुमको हम दिखाते हैं। दीदी गोली मत बताओ, हम भूल गए खाना, बच्चे में काम इतना होता है, खेत भी जाना पड़ता है, हमें नहीं याद रही, तो फिर हम क्या करेंगे दीदी? अब तो हमें ऐसे बताओ जो 2-3 साल तक तुम्हें काम। हाँ, जो हमें यहाँ आना ना पड़े बार। ठीक है, तो देखो, ये जो है, ये है जो अभी हम कापाटी कह रहे थे, ये 5 साल के लिए है। 5 साल के लिए होती है। ये जो तुम्हारी, हम इसमें बताते हैं तुमको कैसे कहाँ लगती है, क्योंकि तुम देख के घबरा जाओगी कि ये इतनी बड़ी क्या हमारे शरीर के अंदर घुस जाएगी, है ना? तो हम बड़ी है, ये छोटी सी है। तार लगेगी हमारे अंदर। ये जो है बच्चेदानी, ये देखो बच्चेदानी बनी हुई है ना,
इसको हम और अच्छे तरीके से भी समझाते हैं। हाँ दीदी आप हमें समझा दो। ये देखो बच्चेदानी है, अच्छा ये अंदर का शरीर है। अब तुमका अंदर का शरीर तो दिखता नहीं है, ये बाहर का शरीर ही दिखता है तुमको। क्या दीदी ज्यादा बड़ी तो बस इसमें कुछ नहीं है। जिस दिन तुम्हारा महीना आएगा उसके 12 दिन के अंदर तक ये तुम लगवा तो सकती दीदी हो। आशा दीदी हमें तभी तो लाएंगे, हमारा महीना ही तो है। अरे बहुत बढ़िया किया आशा आज दीदी। हमारा महीने का दीदी आशा जी बताइए कि हमारा महीना ही चल रहा है। महीना चल रहा है हाँ। ना, तो 12 दिन तक लग सकता है। तो महीना 12 दिन तक और कोई दिक्कत तो नहीं होती, महीना सही आता है। हाँ हाँ दीदी हमें महीना तो आ जाता है, हम आशा दीदी से बताते रहते हैं। तो बस देखो यहाँ पर ये जो है ये इसकी सही है ना, तांबे का है ये इस तरह का। बस ये यहाँ पे स्टाफ नर्स दीदी जो है ना, हाँ जो कमला है, हाँ हाँ तो कमला ये लगा देंगी तुम्हारे यहाँ पे। और जी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बच्चा कर हाँ उन्होंने ही बच्चा किया होगा तुम्हारा, बहुत अच्छा। तो ये लगा देंगी, तुमको 5-6 साल का आराम हो जाएगा। 5 साल का। 5 साल का। और अगर तुम्हें 3 साल के बाद बच्चा चाहिए तो तुम ये निकलवा देना, तो हमें तुरंत आना तो निकल नहीं जाएगा। पड़ेगा, है? आना तो नहीं पड़ेगा। बस आज ही देख लो, डॉक्टर को दिखा देंगे तुमको और बच्चा तुम्हारा ये जो है ये लगा देंगे और तुम चली जाना। और 1 महीने के बाद तुम आ करके दिखा देना। महीना आई आशा दीदी के साथ, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी दी वहाँ पे सास को भी नहीं पता दीदी चलेगी। जी वाली 10 साल की है, नहीं दीदी तो बहुत हल्की ये 10 है। साल की। तुम्हें 2-3 साल बच्चा नहीं चाहिए है तो ये तुम देखो गोली भी तुम नहीं ध्यान नहीं रहता है ना। इंजेक्शन के लिए रखेंगे कहाँ? रखेंगे कहाँ, छिपाना पड़ेगा तुमको। हाँ, तो सबसे अच्छा है ये लगवा लो। एक बार लगवाने के बाद 1 महीने के बाद तुमको यहाँ पे तुम दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल तक के लिए आराम है। हाँ वैसे हमारे पति तो कह रहे थे कि करवा लो तो बताना नहीं किसी को, सही है। हाँ तो ये देखो ये पता भी नहीं चलेगा 5 साल तक। जब तुम्हें बच्चा चाहिए इसको निकलवा देना, तुरंत जो है जब चाहो बच्चा आ जाएगा। तुरंत आ जाएंगे। तुरंत। ठीक है, हमें तो अभी नहीं चाहिए। अभी नहीं चाहिए ना, तो हमारे हिसाब से जैसे जैसे तुमने चुना इसको, ये बहुत अच्छी बात है शीला कि तुमने इसको अपने आप से चुना है। हाँ दीदी करवा दीजिए। और हमें महीना चल ही रहा है, शायद आज 3रा या 4था होगा। 4था दिन है ना, हाँ। तो बस डॉक्टर को दिखा देते हैं तुमको, चला देते हैं। तो हम लोग के बीच में जो बात हुई, तो एक तो ये बात हुई कि तुम ये प्रॉपर्टी ये जो है प्रॉपर्टी लगाने को तैयार, हाँ। ठीक है। तो तुम्हारी जांच करवा देते हैं डॉक्टर से और उसके बाद कब तुमको वापस आना है यहाँ पे। आपने कहा हमें 1 महीने बाद। हाँ, पर बहुत दीदी अच्छी वही चीज़। पास में दिखा दिया कर। तो एक ऐसा है 1 महीने के बाद अगर यहाँ आके दिखा दोगी तो हम जो तुम्हें कमजोरी लगती है ना, तो आयरन की दवा भी दे देंगे और उसके साथ जो है तुम्हें जांच भी करने में भी ठीक लगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुमको परेशानी तो नहीं है। तो इसलिए ये लगवाने के लिए बहुत अच्छा शीला तुमने ये निर्णय लिया है। अब हम परामर्श की तकनीक पर चर्चा करेंगे। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए कुछ नियम अपनाने जरूरी होते हैं ताकि उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। ठीक इसी तरह से परामर्श सत्र को चरणबद्ध तरीके से संपादित करने के लिए गैदर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। परामर्श की प्रक्रिया हमेशा लाभार्थी केंद्रित होती है। गैदर तकनीक लाभार्थी के साथ बातचीत करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। आइए गैदर के प्रत्येक चरण को समझने का प्रयास करते हैं। जी से मतलब है ग्रीट करना, यानी लाभार्थी का सम्मान पूर्वक अभिवादन करना। उनसे पूछना कि आप उनकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं। ए से मतलब है आस्क, यानी पूछना। लाभार्थी से उसकी आवश्यकताओं, संदेह, चिंता और पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में बातचीत करने में उसकी मदद करना। टी से मतलब है टेल, यानी बताना। पूछे गए प्रश्न, चिंता या आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करना। उनकी परिस्थिति के अनुसार उनको गर्भ निरोधक साधनों के विकल्प देना। एच से मतलब है हेल्प करना, यानी लाभार्थी की प्रजनन आवश्यकता के अनुसार विधि चुनने में उसकी मदद करना, निर्णय लेने में उसकी मदद करना।
ई का मतलब है एक्सप्लेन करना, यानी लाभार्थी ने जो विधि चुनी है उस विधि के बारे में विस्तार से बताना, जैसे विधि से संबंधित पूरी जानकारी, विधि कब ले सकती है, कैसे प्रयोग करना है, उस विधि से होने वाले शारीरिक बदलाव आदि। आर से मतलब है रिटर्न, यानी फॉलोअप के लिए समय निर्धारित करना। फॉलोअप के दौरान लाभार्थी से पूछें कि चुनी हुई विधि का प्रयोग करने में कोई समस्या तो नहीं आई। शारीरिक बदलाव यानी साइड इफेक्ट के बारे में पूछें व दोबारा उसको दोहराएं। अभी तक हमने परामर्श के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब तक हम सभी जान गए हैं कि परिवार नियोजन में परामर्श की कितनी अहम भूमिका है, पर एक सेवा प्रदाता के रूप में हमें यह जानना जरूरी है कि वे कौन से अवसर हैं जब हम स्वास्थ्य केंद्र या अन्य अवसरों जैसे VHND पर परिवार नियोजन के लिए परामर्श दे सकते हैं। इस स्लाइड में कुछ अवसर दिखाए गए हैं, जैसे प्रसव पूर्व 4 जांचों के दौरान जब महिला केंद्र पर आती है, यह सुनिश्चित करें कि प्रसव पश्चात वह कोई भी गर्भ निरोधक साधन अपने लिए पहले से चुन ले। जब दंपत्ति स्वयं केंद्र पर आएं, फॉलोअप या गृह भ्रमण के दौरान आशा या आशा संगिनी द्वारा उनसे पूछें कि क्या वह बच्चों में अंतर रखने के लिए कोई तरीका अपना रहे हैं। अगर नहीं तो सभी साधनों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। टीकाकरण के दौरान जब महिला VHND पर या स्वास्थ्य केंद्र पर आती है, उस समय परिवार नियोजन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ महिलाएं प्रसव के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर आती हैं, पर उन्होंने किसी भी गर्भ निरोधक साधन के लिए मन नहीं बनाया होता है। प्रसव होने के बाद वे केंद्र पर 48 घंटे रहती हैं, तो उस समय पर चर्चा करें। उन्हें बताएं कि प्रसव के बाद गर्भ ठहरने की संभावना कब कब हो सकती है। प्रत्येक महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आशा द्वारा उन चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र पर बुलाकर उनकी बेसिक जांच होती है व परामर्श दिया जाता है। ये अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस अवसर पर परिवार नियोजन परामर्श देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महिलाएं वैसे ही उच्च जोखिम में हैं। उस समय जब कोई महिला पूर्व नियोजित सिजेरियन हेतु भर्ती हो। इसके अलावा और भी अवसर हैं जब आप लाभार्थियों से मिलते हैं। जब भी मिलें, परिवार नियोजन पर अवश्य बात करें। सत्र 3 के अंत में आइए परामर्श के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। परामर्श सत्र में निर्णय लेने का अधिकार लाभार्थी का है, अतः परामर्श निर्णायक नहीं होना चाहिए। परामर्श समानुभूति या एम्पैथी है, न कि सहानुभूति। सत्र के दौरान परामर्श ऐसे दें जिससे लाभार्थी अपने लिए कोई निर्णय ले सके। केवल जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं है। लाभार्थी के लिए संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। परामर्शदाता को स्वयं की सोच व धारणाओं को लाभार्थी पर कभी नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि इससे परामर्श की सही प्रक्रिया प्रभावित होती है।